Hello friends, you are welcome to the Gyan Yatra. This is Anurag Singh. Today we will understand the first chapter of the history of 8th class, that is how, when and where. Okay, तो पहले चैप्टर की हम बात करेंगे इधर 8th क्लास हिस्ट्री में। समझते हैं इसे। देखिए, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। एक सेकंड, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ना चाहते, है ना। वी वांट अ गुड बुक फॉर एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, वट एवर इट इज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस। ठीक है, साइंस में थोड़ी बेटर बुक्स की ज़रूरत पड़ती हैं हमेशा। एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, बट फॉर यूपीएससी, एसएससी एंड सो मेनी टाइप ऑफ अदर गुड जॉब्स एक्चुअली, तो उनके लिए भी ये रिकमेंड किया जाता है कि एनसीईआरटी पहले पढ़ी जाए। हाँ, 8th 9th 10th इन सब की एनसीईआरटी पहले कंप्लीट की जाए फॉर एसएसटी, है ना। पर्टिकुलर एसएसटी का नाम लिया जाता है कि एसएसटी अगर आपको कंप्लीट करनी है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी। तो अगर एनसीईआरटी इतना इम्पोर्टेंस रखता है तो हमें चाहिए कि हम पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, देन वी विल गो थ्रू द सम नोट्स एंड मे बी सम गुड बुक्स। ओके, सो पहले हम एनसीईआरटी से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एनसीईआरटी से हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स में लेकर के आऊँगा, उससे हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पर पढ़ लेंगे, काफ़ी ठीक ठाक रहेगा उससे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखें। हाँ, हम समझते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। एक्चुअली क्या ना, फर्स्ट चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब क्या होता है ना कि जब तक हमें किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं मालूम तब तक उसके बारे में पूरी डिटेल लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, इसलिए हमें इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर बस वही है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। इस पूरी बुक में क्या क्या दिया रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, है ना। ये डेट्स तो क्यों इम्पोर्टेंट है, हम हमेशा यही समझते हैं कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री सो बोरिंग सब्जेक्ट, हमेशा आप लोगों ने किसी न किसी को कहते हुए सुना ही होगा। ठीक है, हिस्ट्री सो बोरिंग। बोरिंग क्यों? बिकॉज दे थिंक दैट देर इज डेट्स एंड डेट्स ओनली इन द हिस्ट्री, नो फैक्ट, मे बी फैक्ट, बट देर आर सो इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट्स। ठीक है, उनको लगता है डेट्स इंपॉर्टेंट है, बट क्या डेट्स वाकई में इंपॉर्टेंट रहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैट फैक्ट्स। ठीक है, किसी भी फैक्ट को हम याद कर रहे होते हैं, उस फैक्ट के लिए डेट इंपॉर्टेंट रहती है। समझिए, जैसे एक नॉर्मल ही हम एग्जांपल लेते हैं, हम बर्थडे की बात करते हैं, है ना। हम कोई बर्थडे ले लेते हैं, किसी भी डेट को उठा लेते हैं, 12th जनवरी उठा लिया हमने, तो 12th जनवरी हमें क्यों याद रहेगा? बिकॉज द फैक्ट इज एट दैट डे विवेकानंद, है ना, तो विवेकानंद का उसमें बर्थ हुआ था उस डे को। तो क्योंकि ये फैक्ट है, हमें वो विवेकानंद के बारे में जानना है, हमें 12 जनवरी के बारे में नहीं जानना था कि 12 जनवरी को क्या क्या हुआ। ठीक है, हम 12 जनवरी को इम्पोर्टेंस देके नहीं चल रहे होते हैं, हम विवेकानंद को इम्पोर्टेंस देके चल रहे थे, तब हमने 12th जनवरी को याद रखना उचित समझा। ठीक है, हम 15th अगस्त, 26th जनवरी क्यों याद रखते हैं? बिकॉज दैट इज रिपब्लिक डे ऑन द 26th जनवरी, दैट इज इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15th अगस्त। ठीक है, तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे है इसलिए हम 15th अगस्त याद रखते हैं। अब क्योंकि वो रिपब्लिक डे है इसलिए हम 26 जनवरी याद रखते हैं। अदरवाइज देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द 26 जनवरी एंड द 15th अगस्त इन आवर लाइफ, है ना। हमें क्या मतलब उससे? ठीक है, तो वो चीज़ है, तो हमेशा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट्स इन आवर लाइफ, इन द हिस्ट्री एंड एनी टाइप ऑफ थिंग्स, बट डेट्स याद करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई फैक्ट हमें पता चलना चाहिए ना, कौन सा फैक्ट पहले आया, कौन सी चीज़ बाद में आई। फैक्ट्स जो होते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि कौन सी चीज़ पहले आई फिर क्या आया फिर क्या आया, वो सारी चीज़ें। अभी हम साइंटिस्ट की बात करें तो साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि सेल को ढूंढा गया 1665 में, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और बाकी बाकी चीज़ें ढूंढी गई हैं। अभी अगर हमें डेट्स नहीं पता होंगी तो हम तो इस बारे में कंफ्यूज रहेंगे कि भाई पहले हो सकता है साइटोप्लाज्म ढूंढ लिया हो, पहले हो सकता है प्रोटोप्लाज्म ढूंढ लिया हो, है ना, पहले हो सकता है न्यूक्लियस के बारे में साइंटिस्ट को पता चल गया हो, अब बाद में सेल की खोज हुई। तो ऐसा तो
थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है ना। पहले अगर भाई सेल की खोज ही नहीं हुई रहेगी तो कैसे प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सारी चीज़ें ढूंढ लेगा कोई पर्सन। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को दिखाने के लिए ही डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अदरवाइज डेट्स का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। वही चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। ठीक है, एक टाइम था जब हिस्टोरियन जो है डेट्स से फैसिनेटेड हुआ करते थे, यानी कि भाई उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगती थी? डेट्स। हमेशा वो डेट की बात करते रहते थे, इस डेट को ये, इस डेट को ये, डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स को याद करो अदरवाइज मुश्किल आ सकती है। ठीक है, हिस्ट्री जो है बहुत मुश्किल है। तो ये नहीं होता है, हिस्टोरियंस जो है पहले डेट्स पे बहुत फैसिनेटेड हुआ करते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत डिबेट्स वगैरह होती रही हैं कि भाई क्राउन बैटल ये सारी चीज़ें कब लड़ी गई ये इम्पोर्टेंट है, कब लड़ी गई उससे बैटल में क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल वही इम्पोर्टेंट है। ये क्राउन बैटल्स क्यों लड़ी गई, कब लड़ी गई, है ना, किस लिए लड़ी गई, कैसा इनका इफेक्ट आया, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री देन यू कैंट नो अबाउट योर फ्यूचर। भाई जानता तो कोई नहीं है फ्यूचर को वैसे, लेकिन हम अपना फ्यूचर बना नहीं सकते है ना। वी डोंट नो आवर हिस्ट्री वी कैंट मेक आवर फ्यूचर बेटर। तो नहीं होता है ऐसा, पास्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा जो कहते हैं कि पास्ट की ज़रूरत नहीं है, पास्ट हो गया भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो पास्ट को भूल तो जाएं लेकिन पास्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या फैक्ट्स हुए थे। अदरवाइज वी हैव टू गेट न्यू एक्सपीरियंस एंड दैट विल, हमारे पास इतना लाइफ नहीं है, उतनी बड़ी स्पैन नहीं है, लाइफ स्पैन नहीं है हमारा कि हम उसमें सारे एक्सपीरियंसेस लेकर के चलेंगे। जो हमारे पहले जो बूढ़े बुजुर्ग या पूर्वज लोग हैं उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है उसको लेकर के हम आगे चल सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें पास्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज अगर पास्ट याद ना रखें, उनकी हम ज़रूरत ना फील करें, तो भाई हर एक नई जनरेशन सेल को एक अलग तरीके से ढूंढेगी, या सेल का हो सकता है अलग नाम रख दे, या बोल दे कि सेल होती ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो अलग अलग जनरेशन का अलग अलग माइंड स्किल हो सकता है, अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन पास्ट को इसीलिए याद रखा जाता है कि एक जगह क्या होता है ना कि जो पूरी सोसाइटी है, पूरा वर्ल्ड है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार वो ग्रो कर रहा है। ग्रो कैसे करता है? ग्रो तभी होती है जब एक पर्सन, हमने रिले रेस की होगी लाइफ में कभी ना कभी, है ना। तो रिले रेस में क्या होता है, एक बैटन ले जा करके वो दूसरे को देगा, सेकंड पर्सन थर्ड को देगा, थर्ड फोर्थ को देगा, इस तरीके से वो कंप्लीट होता है। इस तरह से एक पूरा राउंड उसका कंप्लीट होगा। अगर एक ही को पूरा भागना रहेगा तो भाई नहीं होगा, हो सकता है कि उसका स्पैन खत्म हो जाए। अगर असली ज़िंदगी में देखें तो हमारे पूर्वज जो हैं कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ नई इन्वेंशंस किए, डिस्कवर किए, उसके आगे से हम चलना शुरू कर रहे हैं, है ना। अगर हम वापस पुराने सिस्टम में चले जाएं, पुराने तरीके से दोबारा खोजना शुरू करें, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम हमेशा उसी फैक्ट पर लटके रहेंगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई द पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, जो पास्ट को भूल गया वो समझो उसका कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको ये ना कहें कि बोरिंग है, ये है, वो है, बेकार है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस इज़ वेरी बेटर दैन इट। सब कुछ अच्छा है, सभी सब्जेक्ट्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट। ठीक है, तो क्राउन बैटल्स जब जब लड़े गए, उन डेट्स को याद रखने के लिए बहुत डिबेट्स वगैरह होती रही कि नहीं डेट्स याद रखनी है। एक बार को हिस्ट्री जो है सिनोनिम्स बन गया था कि भाई इसका पर्यायवाची है, डेट्स का पर्यायवाची है क्या हिस्ट्री, या हिस्ट्री का पर्यायवाची क्या है डेट्स। ठीक है, किसी से भी बोलो हिस्ट्री, कोई आपसे पूछे कि आपको क्या सब्जेक्ट पसंद है, हिस्ट्री, आपने बताया हिस्ट्री, उस पर्सन के दिमाग में तुरंत आएगा अरे आपको डेट्स याद रखने पसंद है। ठीक है, या अगर आप डेट्स बहुत अच्छे से याद रखते हैं तो आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप हिस्ट्री लेकर के आगे बढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें। ठीक है, तो ऐसा डेट्स और हिस्ट्री को एक दूसरे का सिनोनिम बता दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस। ये जो है, जो चेंजेस होते रहे ना टाइम टू टाइम हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, उस चेंज को बताती है हिस्ट्री हमेशा। ठीक है, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। ठीक है, ये बताता है कि किस तरीके से चीज़ों को पास्ट में पाया गया, या पास्ट में किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, अब वो चेंज हुई हैं, क्यों चेंज हुई हैं।
क्या रीज़न रहा है, क्यों नहीं सेम रख सकते थे? तो वो भी एक कोई ना कोई कारण रहा होगा, इसीलिए चेंज हुई हैं, ठीक है? तो वो कारण क्या था, वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हिस्ट्री में कहते हैं, ठीक है? एज़ सून एज़ वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेज़ेंट, जब भी हम कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेज़ेंट से, तो हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं? हम टाइम की बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया, ठीक है? तो हिस्ट्री में जब भी हम पास्ट प्रेजेंट को कंपेयर करें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑब्वियसली ये टाइम को डिनोट करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम ये कहते हैं भाई बिफोर क्या था, आफ्टर क्या हुआ। हम हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं, हम इस चीज़ पे क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ, ठीक है? तो ये भी तो जानना है ना। तो सिर्फ डेट्स डेट्स लेकर के काम नहीं चलेगा, फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं और उसको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखो क्या होता है, हम एक्चुअली देखिए हर चीज़ जो है पास्ट से आई है, हर चीज़ जितने भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी स्किल, जो भी हम लिख पढ़ रहे हैं, कागज़ देख रहे हैं, हम उस पर रोज़ लिखते हैं। तो क्या आपके दिमाग में कभी आता है कि भाई कागज़ किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट हुआ, है ना? इस तरीके की चीज़ें अक्सर नहीं आती हैं। कुछ लोगों के मन में आ सकती हैं और अक्सर नहीं आती हैं। लेकिन हम कभी ताजमहल चले जाएँ, कुतुब मीनार चले जाएँ, किसी अच्छे प्लेस पर चले जाएँ, कोई मॉन्यूमेंट हो, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद श्योर है हमारे दिमाग में ये बात आती है कि किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या इसके पीछे की कहानी है, ये सारी चीज़ें हमें जानने का बहुत मन करता है, ठीक है? तो वो क्या है, वो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अपने आप अराइज़ होने लगते हैं, है ना? कागज़ वगैरह देख के, रोड देख कर के ऐसा नहीं फ़ील होता कि कब से स्टार्ट हुआ, कब से ये टेक्निक शुरू हुई कि इस तरीके से रोड बनाई जाएगी, कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरीके से इस तरीके की बिल्डिंग बनेंगी, मंदिर की डिज़ाइन अलग और मस्जिद की डिज़ाइन अलग क्यों है? ठीक है, इन दोनों का जो है सांस्कृतिक जो मिलाप रहता है कि भई जो रहेगा ना कि मस्जिद और मंदिर के डिज़ाइन्स लगभग सेम करके बना देने का। तो ये काफ़ी जगह पे इस तरीके का देखा गया है। वैसे मंदिर मस्जिद तो नहीं, लेकिन घरों में ऐसा देखा गया था कि घर के जो डिज़ाइन्स होते थे वो थोड़ा-सा मिला-जुला करके बनने शुरू हो गए थे, ठीक है? मिश्रित कला जिसको कहते हैं ना, मिक्स्ड। तो उस तरीके से बनने शुरू हो गए थे। लेकिन हम इसको देख कर के कभी पूछते तो नहीं ना कि कब बना, कब हुआ, कैसे हुआ? ये सारी चीज़ें नहीं पूछते हैं। जब भी हम इसको पूछना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली हम किधर जाना शुरू कर देंगे? हिस्ट्री की ओर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है? हम भले कहें ना कहें, लेकिन दैट पार्ट इज़ द हिस्ट्री। ठीक है? हम चाय पीते हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है कि वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड, हाँ, रोड साइड पे हम किसी को देखते हैं चाय पीते हुए, ठीक है? तो हमें क्या होता है? हमें आश्चर्य हो सकता है, हमें आश्चर्य हो सकता है, किस चीज़ का आश्चर्य रहेगा? कि कब से लोगों ने चाय पीना शुरू किया या कॉफ़ी पीनी शुरू की, ठीक है? क्या ये पहले भी पिया करते थे, या कौन इस चीज़ को ले आया? चाय का जो ट्रेडिशन है, ये कौन शुरू किया? तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर डेट नहीं होती है इस चीज़ की ना, जो ये जो चीज़ें होती हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं होते कि ये एक पर्टिकुलर डेट रख दी गई, इस डेट में जो है चाय पीना लोगों ने शुरू किया, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है? ये एक डेट रख दी गई, इस डेट से लोगों ने सड़क बनानी शुरू कर दी, इस डेट से लोगों ने कुछ कुछ भी चीज़ें, आप कोई संस्कृति जो भी रहती है ना, वो कभी भी किसी पर्टिकुलर डेट से शुरू नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की बात करें कि किसी किंग का बर्थ, हाँ, कोई किंग का बर्थ उसने कब जो है अपनी राजपाट सँभालना शुरू किया, कब उसका कोरोनेशन हुआ, ठीक है? और उसके बाद उसकी शादी की डेट, अब ये शादी जो है वो किसी पीरियड में नहीं हो रही होती है कि भई सालों-साल चल रही है या 2-4 साल तक चल रही है, तब जाके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो एक तो पर्टिकुलर टाइम में होता है, पर्टिकुलर डेट में होती हैं, ठीक है? तो उनकी डेट्स याद रखनी ज़रूरी पड़ जाती है, ठीक है? अब इसको डेट याद क्यों रखना है? बिकॉज़ देयर हैज़ द फैक्ट, ठीक है? वो भी एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है? वो क्यों करते थे? वो होता है रिलेशन के लिए, रिलेशन बनाना यानी मैट्रिमोनियल इफ़ेक्ट। मैट्रिमोनियल इफ़ेक्ट से क्या होता है, जैसे जो किंग्स हुआ करते थे, है ना? किंग्स हुआ एक हम प्रसेनजीत के बारे में पढ़े हैं, बहुत पुराने शासक रहे हैं वो, तो पैट्रिसाइड डायनेस्टी के। तो जिसको हम हरण्य का वंश भी कहते हैं, ठीक है? तो उसमें प्रसेनजीत थे। अब प्रसेनजीत जो हैं सॉरी, अजातशत्रु थे, वो प्रसेनजीत की बहन से, जो कौशल की राजकुमारी थी, उनसे शादी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो पूरा जो कौशल की राजकुमार ने उनको जो है काशी एज़ डाउरी दिया था, ठीक है? डाउरी तो नहीं बोलेंगे, गिफ्ट दिया था। तो
इससे क्या होता है, इससे उनका जो है पूरा राजपाट बढ़ता है, उनका जो प्रोग्रेस है ना वो हो रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि कभी लड़के ही काम चले, तो मैट्रिमोनियल इफेक्ट्स भी कुछ होते थे उस टाइम, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट्स रहे हैं, उसको याद रखने के लिए हमें पर्टिकुलर डेट याद रखनी पड़ती है। फिर उसके बाद राजा का कोई सन है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है। फिर उसके बाद उस सन ने कब कोरोनेशन किया, वो डेट ऑफ बर्थ। लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, हर चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते ना हम अपनी लाइफ में, अपनी ही लाइफ में आप देखें हर चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं क्या, पहली बार स्कूल कब गए, पहली बार कॉलेज कब गए, स्कूल में क्या क्या किया, इन सब चीजों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। हाँ कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई आपने इनाम जीता, कोई रिवॉर्ड्स हुए, है ना, कहीं पे कुछ बड़ी चीज हासिल की, तो उन चीजों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हाँ इस डेट को हमें ये चीज मिली, ठीक है। या डेट ऑफ बर्थ हम याद रखते हैं अपना, या अपने दोस्तों का, अपने भाई बहन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हर चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं उनको याद रखना जरूरी, जरूरी क्या कहें, उससे एक पास्ट हमें याद रहता है ना, तो एक बार को हमें लगता है कि ठीक है सारी चीजें हमें याद हैं, हम सब चीज को रिकॉग्नाइज करके चल पाएंगे आगे, ठीक है। अदरवाइज तो वो हो जाता है ना कि भूला भटका समाज, उस तरीके से कि कुछ मालूम ही नहीं कि कहाँ से क्या क्या सिस्टम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लुकिंग आउट द विंडो ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के बाहर आप देखते हैं, आप देखते हैं भाई रेलवेज किस तरीके से बिल्ड कर रही हैं, किस तरीके से लोग लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं ट्रेन के थ्रू। तो आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा ट्रेन कब बनी, कब इसको लागू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, ट्रेन को कब से चलाना शुरू किया गया, ठीक है। 1853 में वैसे किया गया था इंडिया में, ठीक है। तो मुंबई तो थाने पहले ट्रेन गई थी। अच्छा, तो ट्रेन का है, आप टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, हर चीज़ के बारे में उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस नो अबाउट, पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगैन टू बी प्रिंटेड, है ना। आप सोच सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर जब बना, या जब नहीं था, तो उस टाइम लोगों को न्यूज़ कैसे मिलती थी, क्या तरीके हुआ करते थे न्यूज़ के, है ना। अभी आप देखें कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना है, कोई अपनी बात पहुंचानी है, तो आज हम सीधा फ़ोन करते हैं और काम पूरा हो जाता है, बन जाता है हमारा काम, है ना। एक टाइम था कि इस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते थे, हमें जो है लेटर लिखने पड़ते थे, ठीक है, लेटर पोस्ट करने पड़ते थे। तो वो एक टाइम पीरियड उसका लेता था, 10 दिन 5 दिन जो भी ले। उसके भी पहले अगर हम चले जाएं तो और भी अलग तरीके हुआ करते थे, है ना। राजा महाराजा के टाइम में चले जाएं तो वो अपने दूत भेजा करते थे, मतलब एम्बेसडर्स भेजा करते थे, या लोगों को भेजा करते थे कि जाइए आप उधर जो है हमारा संदेश पहुंचाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार हमने सुनने में आया कि कबूतर वगैरह से भी जो है इस तरीके की चीज़ें कराई गई हैं, ठीक है। तो काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं, जब कोई चीज़ नहीं रहती है तो कोई ना कोई चीज़ उसको इन्वेंट किया जाता है, कोई ना कोई स्किल हमेशा राइज़ होती ही होती है, ठीक है। कभी भी काम काम कभी भी चेंज नहीं होता, देखिए काम हमेशा सेम सेम रहते हैं, बस उसको करने के तरीके चेंज होते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो तरीके कब चेंज हुए, कैसे चेंज हुए और किसने किया, ठीक है। चलिए, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर्स टू बैक टू नोशन ऑफ द टाइम, है ना। जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं वो हमें वापस हिस्ट्री में जाने को मजबूर कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, देखिए, it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time, ठीक है। जो भी चीज़ किसी पीरियड में होती है, अभी मैंने आपको बताया ना कि चाय कब आई, ठीक है, कॉफ़ी कब आई, किसी चीज़ को कब शुरू किया गया, रोड कंस्ट्रक्शंस का जो स्किल है वो कब शुरू हुआ, घर बनाने की स्किल कब शुरू हुई, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अंत कब हुआ, ठीक है, या स्टार्टिंग कब हुई थी, या वैदिक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कब हुई थी या अंत कब हुआ। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं फिक्स कर सकते हम, क्यों, क्योंकि ये किसी पीरियड ऑफ टाइम में राइज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई चीज होती है तो हम उसके लिए डेट फिक्स कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, ठीक है। ऑब्वियसली भाई जो इंडिया में लोग हैं या वर्ल्ड में कहीं पे भी, उन्होंने एकदम से एक पर्टिकुलर डेट ऑर्गेनाइज नहीं किया था कि इस डेट से हम चाय पीना शुरू करेंगे या कॉफी पीना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो धीरे धीरे आदत लगी, शुरू हुआ, अब धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है।
तो ये सारी चीजें हैं. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड. भाई ब्रिटिश रूल को भी हम नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर डेट में इस्टेब्लिश हुआ. बिल्कुल हम उसके गवर्नर जनरल्स को, गवर्नर्स को, इन सबको बता सकते हैं कि इस डेट में इन लोगों को उनकी पोस्ट दी गई, ठीक है, या उन्होंने रिजाइन दिया. ये चीजें तो बताई जा सकती है. लेकिन ब्रिटिश रूल कब से शुरू हुआ ये नहीं होता, बिकॉज रूल जो है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं शुरू होता है. ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो धीरे धीरे राइज होता है. ठीक है, पहले उसकी नीतियां बनती हैं, पॉलिसीज बनते हैं, किस तरीके से किसी चीज को कैप्चर करना है, किसी किंगडम को कैप्चर करना है, अपना किंगडम जो एस्टैब्लिश करना है. ठीक है, तो जब से ये रूल बनने शुरू होते हैं ना, तब से इसको माना जाता है कि अब हाँ धीरे धीरे ये जो है उसको हटा करके मतलब अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं. तब से ही हम उनका किंगडम मान सकते हैं. लेकिन ये होता है कि भाई पीरियड ऑफ टाइम में चीजें चल रही होती हैं. ऐसा नहीं कि एकदम से जो है तुरंत किंगडम आ गया, कोई पर्टिकुलर डेट आई उस दिन से उन्होंने अपना राजपाट शुरू किया, कभी नहीं होता ऐसा. ठीक है, पीपल इन, हाँ, तो देखिए जो इकोनॉमी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, हाँ, वो भी किसी पर्टिकुलर डेट से नहीं आते हैं कि इस डेट से हमारी इकोनॉमी बढ़ गई, इस डेट से हमारी इकोनॉमी कम हो गई, या कुछ भी ऐसा नहीं होता है. डेट्स इस तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं. ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. ठीक है, सब की सब ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेच ऑफ टाइम में काम कर रही हैं, ये पूरे टाइम स्पैन लेकर के काम कर रही होती हैं. तो वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल. ये बात आप ध्यान रखें. अप्रोक्सीमेट पीरियड, पीरियड भी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड को एकदम सही सही तरीके से बता दें कि ये चीज. जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हम कहते हैं 2500 मतलब 2500 बीसी से 2000 बीसी, 1750 बीसी तक ये रहा. तो क्या वाकई 2500 बीसी से शुरू हुआ होगा? हो सकता है उसके पहले हुआ हो सकता है उसके बाद हुआ हो. लेकिन अपने हिसाब से जो हमें सबूत मिले हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके उसके हिसाब से हमने एक आइडिया लगाया है. ठीक है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आइडिया लगाया है कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इस पीरियड स्पैन में फली फूली होगी, या इस पीरियड ऑफ स्पैन में उसका डिक्लाइन हुआ है. ठीक है, अच्छा, उसके लिए भी देखिए अलग अलग न्यूज़ हैं, मतलब अलग अलग बातें कही जाती हैं, फैक्ट्स कहे जाते हैं कि किस तरह से हुआ होगा उनका डिक्लाइनेशन. कहते हैं कि उनकी जो सीढ़ियाँ उन्होंने बनाई थी, मतलब जो घर होते थे तो उसमें सीढ़ियाँ ऊपर तक हुआ करती थी. ठीक है, तो सीढ़ियाँ ऊपर तक होने का मतलब है, उससे लोगों ने आइडिया लगाया हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने कि सीढ़ियाँ इसलिए ऊपर हैं क्योंकि वहाँ पे अक्सर बाढ़ वगैरह आने की प्रॉब्लम रहती होगी. ठीक है, तो वो पानी जो है घर में इंटर न कर जाए इसके लिए सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर, चबूतरे काफ़ी ऊपर बनाए जाते थे. ठीक है, एक तो ये रीज़न हुआ. अच्छा, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न बिल्कुल एक वेद में, ऋग्वेद जो पहला वेद है, ठीक है, सबसे पुराना, उसमें ये कहा गया कि वैदिक सिविलाइजेशन यानी जो आर्य थे उनकी लड़ाई हुई किससे? हरियुम्पिया नामक जगह से. ये हरियुम्पिया क्या है? इसका भी एक माना जाता है कि हरियुम्पिया जो है हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा लोगों को जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को नोटिफाई कर रहा है. ठीक है, उसको बता रहा है कि हाँ भाई हरियम्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता वालों से लड़ाई हुई आर्य की. तभी तो हम कहते हैं ना कि आर्यंस की लड़ाई हड़प्पा से हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन से. पहले जो यहाँ पे लोग थे तो उन लोगों की डेथ हुई, फिर आर्यन यहाँ पे स्टेब्लिश हुए धीरे धीरे हिमालय में, फिर आगे बढ़े. तो ये भी एक कहानी है. अभी सच क्या है झूठ क्या है ये तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब तक कोई नई चीज ना निकल करके आ जाए. अभी तक तो जो चल रहा है वही सच है. ठीक है, तो तो क्यों, व्हाई डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? ठीक है, तो क्यों भाई, जब इसका इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो क्यों डेट्स को याद रखना है ना? फालतू है तो बेकार है, डेट्स को याद ही क्यों रखना है? तो देखिए, दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. ठीक है, एक टाइम था जब बहुत बड़े बड़े बैटल्स, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते थे. ठीक है, तो उनको याद रखना जरूरी था. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, है ना, वो रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के लिए था. हिस्टोरियंस रॉट अबाउट द ईयर ऑफ किंग वाज क्राउंड. बिल्कुल, हिस्टोरियन क्या क्या लिखा करते थे? वो लिखते थे कि किस साल जो है किंग क्राउन किया गया, यानी उसने राजगद्दी अपनी संभाली. ठीक है, किस साल उसने शादी की, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड. ठीक है, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू द थ्रोन. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, उसको लिखा जाता था. फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड.
ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक डेट्स होते हैं। वही अभी कोई पर्सन जो है क्राउन किया जाता है, राजगद्दी पे बैठता है, तो किसी पर्टिकुलर डेट पे बैठता है, किसी पर्टिकुलर पीरियड में नहीं बैठता। ठीक है। कोई शादी करता है तो किसी पर्टिकुलर डेट में करता है, किसी पर्टिकुलर पीरियड में नहीं करता है। ठीक है। किसी का बच्चा होता है तो वो भी एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। ठीक है। अच्छा, कोई जो है लड़ाई होती है तो वो भी पर्टिकुलर डेट में होती है ना। एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होती है और एक पर्टिकुलर डेट पे खत्म होती है। ठीक है। और कोई मरता भी है तो वो बिल्कुल किसी पीरियड ऑफ टाइम में नहीं मरता। ठीक है। अच्छा, अब देखिए फॉर इवेंट्स सच एज दीज, तो इस तरीके के काम के लिए जो है, इस तरीके के इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट्स को डिटरमाइन किया जाता है और डिबेट्स होती हैं कि डेट्स को क्या इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए कि भाई डेट्स को इम्पोर्टेंस देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है। इस बात पर डिबेट्स होती रहेंगी। अच्छा, हम देखते हैं ज़रा ये देखिए, as you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions। ठीक है। हम पिछले, जैसे हम 8th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं तो हमने 7th और 6th क्लास की बुक्स में देखा होगा कि उसमें जो है ज़्यादा राजा वगैरह के बारे में नहीं बताया गया, किसी पर्टिकुलर डेट पीरियड इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है। उसमें सोसाइटी किस तरीके से ग्रो की है, पहले क्या हुआ करता था सोसाइटी में, अब क्या हो रहा है सोसाइटी में, किस किस तरीके के चेंजेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है। वो चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। पिछले दोनों क्लासेस में 6th एंड 7th दोनों ही क्लासेस में ये बताया गया है कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, क्या क्या नए इन्वेंशंस हुए हैं, है ना, और उन इन्वेंशंस का फ़ायदा क्या रहा है, सोसाइटी को क्या पहुंचा है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम डेट याद भी रखें तो क्या डेट याद रखें? आप अपने लाइफ में सोचें ज़रा कि हम अपनी लाइफ में अगर कोई डेट याद रखना चाहते हैं तो किस डेट को हम याद रखें? हम क्या हर रोज की डेट याद रखते रहें कि इस डेट को हम स्कूल गए, अगले दिन ये हुआ, फिर उसके अगले दिन ये हुआ? क्या सारी डेट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, किसी पर्टिकुलर डेट्स को याद रखना ज़रूरी रहता है। वो पर्टिकुलर डेट क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट करें कि भाई किस पर्टिकुलर डेट को हम याद रखते हैं? बिल्कुल, हम उसी डेट को याद रखना चाहते हैं जिसकी इम्पोर्टेंस हमें फ्यूचर में होती है, जिसको लगता है कि हमें फ्यूचर में इस डेट का इम्पोर्टेंस हो सकती है, इस डेट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। हम अगर डेट याद ना रखें अपने बर्थ की, और हमारे फादर मदर भी ना याद रखें, हमारे बड़े लोग भी ना याद रखें, तो बाद में क्या होगा? ठीक है। अगर इसको रिकॉर्ड भी ना किया जाए, मतलब हमारे डेट ऑफ बर्थ को रिकॉर्ड ना किया जाए, हॉस्पिटल भी इसको रिकॉर्ड ना रखे कि किस डेट को ये पर्सन जो है पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो अगर इसको ना रखा जाए तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। हम किसी भी तरीके का पासपोर्ट, आधार, कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनवाएंगे तो उसमें डेट्स हमसे पूछा जाएगा, है ना, और फिर हम क्या बताएंगे? कोई काल्पनिक डेट उठा के बता सकते हैं, है ना, लेकिन देखिए असली डेट तो नहीं है ना, असली डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो। तो इस वजह से, क्योंकि उसका फ्यूचर में काम पड़ सकता है, वो फ्यूचर में इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए हमें डेट्स को याद रखना पड़ता है। कौन सी डेट को? डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, और किस डेट को याद रखना है? हमने 10th कब पास की, 12th कब पास की, क्या इसको भी याद रखते हैं? नहीं। लेकिन हम अक्सर याद रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, अक्सर जो हम किसी चीज़ को, किसी इवेंट को जीतते हैं, है ना, किसी चीज़ में हमें अवार्ड मिल जाता है, हम कोई पर्टिकुलर चीज़ जीत जाते हैं, कोई बड़ी चीज़, ऐसा देखो जोनल लेवल में हम जीतते जा रहे हैं, तो जोनल लेवल्स की डेट कौन याद रखता है? मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग याद रखते हैं। बट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल भी अगर कोई खेल जाए और वो जीते, ठीक है, तो वो बिल्कुल याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर डेट में हमने ये चीज़ जीता। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, है ना। तो इस तरीके से हम जब अपनी लाइफ में सोच समझ करके पर्टिकुलर डेट को याद रखते हैं, तो हम पूरे हिस्ट्री में क्या बेवजह किसी भी डेट को याद रखते रहेंगे, चाहे वो रिलेवेंट हो चाहे इरेलीवेंट हो? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ रेलेवेंट डेट्स को याद रखेंगे और सिर्फ उसको याद रखेंगे जिसका हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। अब फ्यूचर में इसकी क्या ज़रूरत है, अशोक सम्राट कब पैदा हुए, कब उनकी लड़ाई हुई, क्या ज़रूरत है? ठीक है। ज़रूरत ये है कि हमें उस फैक्ट को याद रखना है कि अगर लड़ाई हुई तो कैसे हुई, क्या उसमें चीज़ें रहीं, किस किस तरीके के उसमें चेंजेस आए। अशोक सम्राट ने जब तलवार रख दी, यानी कि लड़ना बंद किया, तो उसके बाद भी जो है क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी और क्या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेट्स के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगी ना। हुँ? तो उस डेट को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो कोई हमसे पूछ सकता है कि भाई क्या, कैसे कह सकते हो कि अशोक सम्राट की लड़ाई हुई थी? किस डेट को हुई थी, आप बताइए?
पूछा जा सकता है, तो आपको डेट याद रखनी चाहिए। अच्छा, किसी ने पूछा अशोक सम्राट के पहले अकबर भाई साहब आए थे, अकबर महाराज थे, ठीक है, या अशोक सम्राट के पहले कोई और था, या अंग्रेज अशोक सम्राट से पहले आ चुके थे, इस तरीके का किसी ने बोल दिया, बोलने में क्या जाता है। तो आप उसको कैसे बोलेंगे कि कैसे उसको कन्विंस करेंगे कि नहीं नहीं अशोक सम्राट बहुत पहले के थे, कैसे करेंगे, आप देखे तो नहीं है। तो आप डेट्स के अकॉर्डिंग ही चल पाएंगे ना। आप उनको बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट को या इस पर्टिकुलर ईयर को अशोक सम्राट थे, और इस पर्टिकुलर डेट या ईयर में अंग्रेजों ने अपनी किंगडम स्टेब्लिश की या अंग्रेज आए, ठीक है। तो इससे ही तो पता चलेगा ना कि कौन पहले था कौन बाद में। इसलिए डेट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अपनी बातों को कन्विंस करने के लिए डेट्स को याद रखना ज़रूरी है। उन फैक्ट्स को कन्विंस करने के लिए, उन फैक्ट्स को बताने के लिए डेट्स का याद रखना ज़रूरी है। तो अभी डेट्स कौन से याद रखने हैं, इस पर हम ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। तो डेट्स जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। अभी देखिए कि अगर सपोज मैं साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर, अभी मैं पर्टिकुलर चीज़ का साइंटिस्ट अगर मैं बोलूँ, मैं मिसाइल की बात करूँ, तो फिर मुझे क्या डेट याद रखनी है? क्या मैं ये याद रखूंगा कि अशोक सम्राट, अकबर, हुमायूं ये सब कब कब आए? नहीं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, मेरी स्टोरी ही अलग है। तो जो मुझे स्टोरी कवर करनी है, मैं तो मिसाइल की स्टोरीज कवर करना चाहता हूँ, तो मुझे बिल्कुल ये डेट्स याद रखनी है कि कब मिसाइल बनने की स्टार्टिंग हुई, है ना, कब किस साइंटिस्ट ने की, तो उन चीज़ों को कब भारत में शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे याद रखनी है। इसका जो है अलग अलग जो पार्ट्स आते रहे हैं, कि भाई फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, और फिर लेटेस्ट वर्जन, जो भी वर्जन उसके आते रहे हैं उनको याद रखना पड़ेगा ना। मैं ये तो याद नहीं रखूंगा अकबर कब आए, हुमायूं कब आए, है ना, ये सारी चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है। तो जिस स्टोरी को हम कवर कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टोरी से रिलेटेड डेट्स को हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया ना आपको, 26 जनवरी, 15 अगस्त अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द फैक्ट दैट इज द रिपब्लिक डे इज ऑन द 26th जनवरी एंड द इंडिपेंडेंस डे इज ऑन द 15th अगस्त, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट दैट डेट्स, ठीक है। तो दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट। बिल्कुल, है ना, यही चीज़ तो है कि हमें उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए डेट्स को याद रखना है, ठीक है। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, है ना, न्यू इश्यूज, यानी कि अभी मैं अगर उस मिसाइल की बात कर रहा था, अभी मैं चेंज कर दूं अपनी स्टोरी, मुझे दूसरी स्टोरी मिल गई, है ना। आई हैव टू गेट अबाउट द सेल्स एंड अदर थिंग्स अबाउट दैट बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी के उस चीज़ों के बारे में बात करनी है, उस सेट के बारे में बात करनी है जिसमें सेल्स और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझना है, जानना है, उसके बारे में लिखना है। देन आई हैव टू गो विद द डेट्स ऑफ द सेल्स, है ना, कि कब सेल को डिस्कवर किया गया, है ना, कब उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को समझा गया, जाना गया, प्रोटोप्लाज्म को कब डिस्कवर किया गया, जेई पुरकिंजे कौन थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझको याद रखनी पड़ेंगी। तो जैसे ही स्टोरी चेंज हो जाती है, तो डेट्स की इंपॉर्टेंस भी चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर एन एग्जांपल इन द हिस्टोरियंस इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ विच गवर्नर। बिल्कुल, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नर्स हुआ करते थे, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्यों याद रखेंगे कि विवेकानंद का बर्थडे कब है, गांधी जी का बर्थडे कब है, या गांधी जी ने क्या क्या, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वो खासतौर पे किसको इंपॉर्टेंस देंगे, वो अपने गवर्नर जनरल्स को इंपॉर्टेंस देंगे कि वो इंडिया में गए, उन्होंने ये चीज़ें की, उन्होंने इतनी जो है लोगों को रिफॉर्म किया, ठीक है, सोसाइटी को रिफॉर्म किया। तो उनकी डेट्स याद रखते हैं कि उन्होंने इस टाइम में जो है अपनी किंगडम इस्टेब्लिश की, ये किया, वो किया, तो उस चीज़ को याद रखते हैं वो, ठीक है। तो द रूलर्स वो क्या रखेंगे, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट। उनके लिए क्या है, गवर्नर जनरल के रूल्स इंपॉर्टेंट है। हम क्या याद रखते हैं मैक्सिमम, क्या हम पूरी हिस्ट्री में गवर्नर जनरल पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। हमें क्या इंपॉर्टेंस रखता है? हाँ? हमें जो है इम्पोर्टेंस अगर हिस्ट्री में देखते हैं हम, क्योंकि भारत की बात कर रहे होते हैं, अब भारत की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली भारत के ही लोगों को इम्पोर्टेंस देना पसंद करेंगे, ना कि अंग्रेजों को, ठीक है। तो हम भारत के लोगों को, यानी एंशियंट हिस्ट्री में जाएं तो हम सभी धनानंद, अशोक सम्राट, चाणक्य, है ना, गुप्त वंश, इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं, देन हम अकबर, बाबर, हुमायूं, इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम जब मॉडर्न में आते हैं, तो मॉडर्न में भी हम अंग्रेजों को उतनी ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए, बिकॉज वी थिंक दैट अंग्रेज हमारे जगह के हैं ही नहीं, हमारे देश के हैं ही नहीं, तो हम उनको इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए, उस टाइम भी गांधी जी, भगत सिंह,
भगत सिंह साहब और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी, इन सब की बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम। अगर आप हमारी हिस्ट्री की बुक देखें तो अक्सर यही रहेंगी। हाँ, अंग्रेजों का पार्ट आता है बिल्कुल, क्योंकि वो आना भी चाहिए, क्योंकि हमें हिस्ट्री से सीख लेनी है। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी कि अंग्रेज हम पर रूल कर पाए, ठीक है? क्या उन्होंने इस्टेब्लिश किया जब अपना किंगडम को, तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ें चेंजेस की, वो भी तो हमें जानना है ना। तो उसके लिए हमें वो भी याद रखना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो क्वांटिटी होते हैं वो किसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली भारतीय लोगों की ज़्यादा रहती है, ठीक है? तो हमें जो स्टोरी कवर करनी है हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे, ठीक है? वही चीज़ है। तो दीज़ हिस्ट्रीज़ बिगैन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है? और लास्ट जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है? अच्छा, तो इन सब के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, मतलब अंग्रेजी किताबों में ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो इस इन सब के बारे में लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? वो सारे ये कि हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, इन सब के, ये डलहौजी, कैनिंग, आपको इनके सबके नाम याद रखने हैं, ठीक है? ये सब कब-कब वायसराय जनरल्स बने, गवर्नर जनरल्स बने, और इनके डेट्स रखते हैं ना, ऑल द डेट्स इन दीज़ हिस्ट्री बुक वर लिंक्ड टू दीज़ पर्सनैलिटीज़। तो जितने डेट्स होंगे वो इनके अकॉर्डिंग चलेंगे कि ये कब एस्टेब्लिश किए अपनी चीज़ें, इनकी एक्टिविटीज़ क्या रहीं, इनकी पॉलिसीज़ क्या रहीं, कब कौन सी पॉलिसी को स्टार्ट किया, क्या उसका इफेक्ट क्या था, ठीक है? उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है? तो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखते हैं। बताया भी आपको मैंने कि इसी टाइम में, तो यही तो वो टाइम है जिस टाइम गांधी जी और बाकी लोग भी हुआ करते थे, तो बिल्कुल हम लिखते हैं, तो हम उनके बारे में भी लिखते हैं। उसी चीज़ की हिस्ट्री, उसी टाइम पीरियड की हिस्ट्री जो है हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चैप्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं? हम पूरी-पूरी हिस्ट्री एक साथ लिखते हैं, क्या दिक्कत है? चैप्टर्स में डिवीज़न क्यों? चैप्टर्स में देखिए, आप कभी भी किसी चीज़ को ना एक पूरा का पूरा ग्रुप लेकर के पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत रहती है। आप उसको पार्टीशन करके पढ़ रहे होते हैं, आप छोटी-छोटी चीज़ें देख करके कर रहे होते हैं, तो उससे आपको चीज़ें याद रहनी ज़्यादा आसान होती हैं। हाँ, हमें याद भी तो रखना है ना, सिर्फ़ उसको लिख करके भूल थोड़ी ना जाना है। तो याद रखनी ज़्यादा आसान रहती हैं, उसके लिए चैप्टर्स में सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अब चैप्टर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर में हम किसी चीज़ के बारे में, उसकी सभी रिलेशन, जो भी उसका रिलेशन रहा है सोसाइटी के साथ, उसके जो वैल्यूज़ रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, हम उससे पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में दूसरी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि पूरी की पूरी किताबों में हम एक मिक्स्ड बन जाएगा ना, एक होच-पोच सा हो जाएगा कि अ, हम कब किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर जैसे होता है ना कि कभी-कभी हमें ऐसी किताब भी मिल जाती हैं जिसमें थोड़ा-सा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है अशोक सम्राट की बता दी जाएगी, थोड़ी-सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी गुप्त वंश की बता दी जाएगी, थोड़ी-सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है मुगल शासन की बता दी जाएगी। मुगल शासन की बता दी जाएगी, उसके पहले जो लोधी वंश थे, सैयद वंश थे, ठीक है? इन सब की बता दी जाएगी, खिलजी की बता दी जाएगी। तो क्या ऐसे चलेगा इसमें, है ना? अगर हम पर्टिकुलर इस तरीके से चलते कि गुप्त वंश ये है, गुप्त वंश के राजा ये हैं, उनकी पॉलिसीज़ ये हैं, उससे चेंजेस इस तरीके के आए, ठीक है? और उसके क्या-क्या परिणाम थे जिसकी वज़ह से वो डिक्लाइन कर गया पूरा राजवंश, ठीक है? फिर नेक्स्ट कौन-सा आया? इस तरीके से हम चलते हैं चैप्टर वाइज़, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए चैप्टर का इम्पोर्टेंस होता है। देखिए यहाँ पे कि व्हाई डू वी डू दिस, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। बिल्कुल, कोहेरेंस यानी कि वही रिलेशन, ठीक है? एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन रहता है ना उस चीज़ को बताने के लिए। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। बिल्कुल, है ना? सेंस होना चाहिए। वही चीज़ अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सभी राजाओं को ले लें, कभी अकबर की बात कर लें, कभी हुमायूँ की बात कर लें, कभी खिलजी डायनेस्टी की बात कर लें ना, कभी तुगलक की बात कर लें, तो ऐसे करेंगे तो फिर होच-पोच सा हो जाएगा और समझ ही नहीं आएगा कि किसकी पॉलिसी क्या थी और किसकी बढ़िया थी, किसकी बेकार थी, ठीक है? तो इस प्रोसेस में हमें फ़ोकस करना चाहिए ओनली ऑन दोज़ इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। हम जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उस पे फ़ोकस करना चाहिए। अब सपोज़ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में बात करना है, हम उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेके चले जा रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा, ठीक है? तो वो चीज़ है, जिस स्टोरी को हम कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेट्स, उससे रिलेटेड टाइम स्पैन हमको वो ध्यान में रखते हुए, एक कोहेरेंस बनाते हुए, चैप्टर वाइज़ उसको सेलेक्ट करते हुए चलना चाहिए, ठीक है? इस हिस्ट्री में that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit। बिल्कुल, है ना? देखिए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल से रिलेटेड रिलेटेड जो हिस्ट्री रहेगी, क्या उसमें इंडियंस को वैल्यू दी जाएगी?
ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, है ना? थोड़ा बहुत अगर दे दिया तो बड़े जो लोग थे, जो नामी लोग थे जैसे गांधी जी, भगत सिंह वगैरह, इन लोगों को थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस कहीं 2-4 लाइन में दी जा सकती है, ठीक है? वरना तो फिट नहीं बैठेगा ना। हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो उसमें गांधी जी का क्या काम, है ना? गवर्नर जनरल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किसके बाद क्या-क्या आए और उन्होंने क्या-क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, तो उसमें गांधी जी वगैरह का क्या काम, ठीक है? अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट। अगर मुझे गांधी जी वगैरह पढ़ने हैं तो मुझे दूसरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा हिस्ट्री का। अब सोचिए कि टाइम पीरियड तो सेम ही है ना, टाइम पीरियड तो ऐसा अलग नहीं हुआ, टाइम पीरियड सेम ही है, बट 2 फेसेस हमारे पास हिस्ट्री के निकल के आएँगे। एक जो है गवर्नर जनरल्स को बता रहे होंगे और एक जो है भारतीय क्रांतिकारियों को बता रहे होंगे, ठीक है? दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, है ना? तो जो पुराने डेट्स, यानी पुराने डेट्स का मतलब है जो गवर्नर जनरल के बारे में जो डेट्स हम याद रख रहे थे ना, अभी हम हिस्ट्री किसके बारे में लिखना चाहते हैं? गांधी जी वगैरह के बारे में लिखना चाहते हैं, हमारे क्रांतिकारियों के बारे में लिखना चाहते हैं। तो जब हम क्रांतिकारियों के बारे में लिखेंगे, तो हमें गवर्नर जनरल्स की डेट याद करनी क्या इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ है, ठीक है? न्यू सेट ऑफ डेट्स हमारे सामने एक नए सेट ऑफ डेट्स आ जाते हैं कि कब कौन से क्रांतिकारी ने क्या-क्या काम किया या कब उनकी डेट ऑफ बर्थ रही है, क्या उनका जो भी है डेथ किस दिन हुई है, ठीक है? शहीद किस दिन हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें उस टाइम इम्पोर्टेंट लगती हैं, ना कि हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, पीरियोडाइज़ कैसे किया जाएगा? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला हुआ है कि हाउ डू वी पीरियोडाइज़, कैसे करते पीरियोडाइज़? किसी भी चीज़ को उठाया पीरियोडाइज़ कर दिया? नहीं। तो पीरियोडाइज़ कैसे होता है? ये एक क्लासिफ़िकेशन है। हमने साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम क्लासिफ़ाई कर रहे होते हैं, है ना? क्लासिफ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम पूरे-पूरे स्पैन को समझ पाएँ, पूरे-पूरे चीज़ों को एक ग्रुप बना कर के समझ पाएँ। क्योंकि एक इंडिविजुअल को समझना उतना ना तो टाइम है और ना ही उतना हम सोच सकते हैं, उतना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए ग्रुप लेकर के चलना होता है, इसीलिए पीरियोडाइज़ भी इधर हिस्ट्री में किया जाता है, ठीक है? जैसे हम जेम्स मिल एक इतिहासकार हैं थे, सॉरी, 1817 में, ठीक है? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो उन्होंने एक पब्लिश किया था बुक, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। 3 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। ये देखिए, Scottish economist and political philosopher published a massive 3 volume work that was a history of British India 1817 में जेम्स मिल ने। ये बहुत ज़रूरी है ना, याद रख लेंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इन्होंने जो है हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 3 पार्ट क्या थे? वो 3 पार्ट, हम जैसे हिस्ट्री इस टाइम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? अच्छा, उन्होंने किस में पार्ट में बनाया? उन्होंने बनाया हिंदू, मुस्लिम एंड देन नॉट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी नहीं, क्या बनाया? ब्रिटिश इंडिया, ठीक है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, नॉट क्रिश्चियन, ठीक है? तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई उन्होंने जो है हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में एस्टैब्लिश पार्टीशन किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पार्ट्स में इन्होंने पीरियोडाइज किया था, ठीक है? दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, माना गया, क्यों? क्योंकि एक टाइम था सिर्फ हिंदू रूलर्स ही हुआ करते थे, उसके बाद सिर्फ मुस्लिम रूलर्स आए जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट आता है, उसके बाद तो मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, और इन्होंने उसको ब्रिटिश इंडिया लेकर के काम किया, ठीक है? अच्छा, व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, है ना? क्यों करते हैं? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम। बिल्कुल, ये जो शब्द है ना कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैंने आपको बोला था, साइंस में भी आप देखें तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाना पड़ता है, जनरलाइज करना पड़ता है ना? हर चीज़ को अब एक जनरलाइज कर लें। अभी आप बोलें कि भाई एंशिएंट इंडिया में हिंदू रूलर्स थे, तो आप बिल्कुल, आपको एक एक पर्टिकुलर चीज़ समझ में आ जाएगी कि उसकी पॉलिसी क्या रही होगी, ठीक है? वो क्या सोचते होंगे, किस तरीके की उनकी पॉलिसी जनरेट करते होंगे वो, ठीक है? ये समझ में आ जाता है। आप मिडवल हिस्ट्री की बात करें, अगर आप मिडवल हिस्ट्री में आपको ना पता हो कि मुस्लिम्स थे सिर्फ, मतलब मुस्लिम रूलर्स थे अक्सर, सिर्फ तो नहीं कह सकते, अक्सर मुस्लिम रूलर्स थे। हाँ, कहीं-कहीं पे हिंदू रूलर्स भी बिल्कुल हुआ करते थे, लेकिन मैक्सिमम जो थे वो मुस्लिम रूलर्स थे, जो पावरफुल थे वो मुस्लिम रूलर्स थे। तो उसको सिर्फ सुनते ही हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि इनकी पॉलिसीज़ क्या-क्या रही होंगी, ठीक है? मैक्सिमम चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, थोड़ी वगैरह चीज़ें चेंज होती ही होती हैं, बिल्कुल, है ना? तो लेकिन मैक्सिमम जनरलाइज़ तो हम कर सकते हैं ना, तो वो जनरलाइज़ेशन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के बारे में। अभी हम हर एक मुस्लिम रूलर को तो नहीं बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है?
तो ये चीज़ होती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ये सेंट्रल फीचर बताती है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है? जिसको हम समझना चाहते हैं। सो द टर्म्स थ्रू व्हिच वी पीरियोडाइज़, दैट इज़ डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो जो टर्म हम यहाँ पे पीरियोडाइज़ कर रहे होते हैं ना, वो डिमार्केट करता है, वो डिफरेंस बताता है किसमें? 2 पीरियड्स के बीच में, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इम्पोर्टेंस जो है ही नहीं, उसको क्या करेंगे पढ़ के? उसको नहीं लिखा जाता है कभी भी। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो पीरियडाइजेशन इसलिए किया जाता है कि वो हमें बताता है कि हमारी सोच क्या है पास्ट के लिए, हम क्या समझते हैं उसके लिए, और किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी, बिल्कुल, ये जो अंग्रेज यहाँ से आए थे ना, उन लोगों का ये मानना था कि भारतीय जो हैं इलिटरेट, इलिटरेट कह सकते हैं, असभ्य हैं, बर्बर सोसाइटीज़। ठीक है, तो बार्बरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा वो समझते थे। ठीक है, कि अनपढ़ टाइप लोग और असभ्य जैसे लोग इस तरीके के हैं, जबकि असभ्यता तो हमें मालूम है कि किधर थी, उसकी समझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, होता क्या है कि पहले लोग इतना लिखना पसंद नहीं करते थे, यानी कि लिखने के लिए कागज़ नहीं हुआ करता था। जो एंशिएंट पीरियड था उसमें कागज़ नहीं हुआ करता था, धीरे-धीरे कागज़ का आविष्कार हुआ है, तो पहले ताम्रपत्र वगैरह पर चीज़ें लिखी जाती थी। तो उतनी ही चीज़ें लिखी जाएँगी, अब जब रिसोर्सेज़ ही नहीं है लिखने के लिए, है ना? कुछ चीज़ ही नहीं है, तो भई कितना लिखा जाएगा? तो बस वही चीज़ लिखी जाएगी जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखा ही जाता था। अब हर चीज़ रिकॉर्ड वगैरह नहीं लिखे जाते थे, ठीक है? सारे रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते, तो अंग्रेज़ों को लगता था कि इन लोगों को रिकॉर्ड्स रखना ही नहीं आता है। अगर रिकॉर्ड रखना नहीं आता, तो फिर इतने पुराने वेद पुराण कहाँ से पढ़े होते हैं? ठीक है? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अ, फिर हम मिडवल हिस्ट्री में आते हैं, उस टाइम तक कागज़ वगैरह लगभग आ ही चुके थे, ठीक है? तो उस टाइम जो है काफ़ी हिस्ट्री लिखी गई है, काफ़ी, मतलब अकबर के बारे में पढ़ें, बाबर के बारे में पढ़ें, इन सब का जो भी पीरियड रहा है, उसमें जो भी इनकी पॉलिसीज़ रही हैं, उन सब के बारे में बिल्कुल इनके इतिहासकारों ने लिखा ही है, ठीक है? अबू फ़ज़ल वगैरह ये सब क्या हैं? ये भी तो इतिहासकार थे, इन्होंने लिखा ही है। तो क्या ये लोग बेवकूफ़ थे? बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो बस एक चीज़ होती है कि अपने आप को थोड़ा-सा ऊपर बढ़ाना। हमने एक चीज़ पढ़ी है ना, एक एक कहानी आती है, कहानी क्या बोलें कि मतलब एक मज़ाक टाइप की ही चीज़ है। उसमें अकबर बीरबल की, हमने शायद कहीं पढ़ा होगा कि बीरबल कहते हैं अकबर कहते हैं कि भई लाइन जो है, एक लाइन है ये, इसको जो है बिना काटे या बिना टच किए इसको छोटा कर दो। तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं? तो बीरबल ने क्या बताया कि दूसरी लाइन खींचो जो कि उससे बड़ी हो, तो छोटा हो जाएगा अपने आप। सेम यही पॉलिसी थोड़ी-सी अंग्रेज़ों के टाइम में भी रही है क्या? कि अगर अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा करके बताओ, ज़्यादा अच्छा करके बताओ, तो जो नॉर्मल जनता है वो क्या समझेगी? वो ये समझेगी कि हमारे पूर्वज क्या थे? इलिटरेट या असभ्य थे। अगर एक बार उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, तो वो आपकी चीज़ों को मानने को मजबूर हो जाते हैं, आपकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। जब वो अंग्रेज़ों की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, तो वो मेंटली अंग्रेज़ टाइप की चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे और वो मेंटली उनके गुलाम बन जाएँगे। हमेशा एक चीज़ समझनी चाहिए कि आप फिज़िकल किसी चीज़ को गुलाम, किसी पर्सन को गुलाम तब तक बना सकते हैं जब तक उसके पास पावर नहीं है, जब तक उसके पास शक्ति नहीं है आपसे लड़ने की, ठीक है? लेकिन मेंटली आप उसको गुलाम बना सकते हैं हमेशा, हमेशा के लिए, क्लियर? तो वो चीज़ है। तो मेंटली गुलाम बनाना इनकी एक तरीके से पॉलिसी ही रही है। तो अपने आप को ये हमेशा इम्पोर्टेंस देते रहे हैं, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं, और यही चीज़ बाद में जो है इंडियन हिस्टोरियंस ने भी की। कैसे की वो हम समझते हैं थोड़ा-सा। वैसे तो इसका पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। क्या है कि हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एंशिएंट इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ठीक है? एंशिएंट रूलर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अशोक सम्राट को इम्पोर्टेंस दी गई, गुप्त वंश को इम्पोर्टेंस दी गई, है ना? गुप्त वंश के टाइम में कहा गया कि इकोनॉमी जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा थी, ठीक है? अब वाक़ई थी, ठीक है? अंग्रेज़ों ने भी इस चीज़ को माना है। फिर इसके बाद मिडवल हिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई, ख़ास तौर पे मिडवल हिस्ट्री को भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस दिया गया। तो वो इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा दिया गया कि वो इस चीज़ को बताए लोगों को कि अंग्रेज़ हमारे सामने कहीं नहीं खड़े होते, यानी हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? जब ऐसी चीज़ शुरू हुई, तो ये एक भारत
जो भारत की परिकल्पना कह सकते हैं या भारत के लिए जो देशभक्ति है ना, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑब्वियस है कि अगर हमारे पूर्वज के बारे में कोई बढ़िया-बढ़िया बातें बता दे, फिर उसके बाद हम तो उस पे गर्व करेंगे ना, तो उस पे जो है लोगों ने गर्व करना शुरू कर दिया और तब ये चीज़ शुरू हुई कि नहीं, अंग्रेज हमसे अच्छे ही नहीं है, तो हम उनकी बातें क्यों मानें? फिर धीरे-धीरे जो है पैट्रियटिज़्म शुरू हो गया और अंग्रेज़ों की बात नहीं माने, तो जब मेंटल किसी चीज़ को जो है हम नहीं गुलाम बना सकते, तो फिज़िकली तो बिल्कुल नहीं बना सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ ज़्यादा नहीं थे भारत में, ठीक है? तो धीरे-धीरे जो है आज़ादी की ओर बढ़ा पूरा इंडिया, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। मेंटल ट्रीटमेंट सबके ज़रूरी है ना? तो ये चीज़ थी। अच्छा, मिल को लगता था कि सभी एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइज़ेशन देन यूरोप, है ना? यूरोप से सभी बेकार हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स यानी कि जो तानाशाह टाइप रूलर्स हुआ करते थे, वो रूल किए कंट्री को। रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं, उसने अपने मन से बना लिया रिलीजियस इंटॉलरेंस की मुस्लिम हिंदू जो है आपस में लड़ते रहे हैं पहले से ही, ठीक है? वो पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, लेकिन बेसिकली रिलीजन के बेस पे कौन लड़ता था? अब आज वो उस टाइम करके गए हैं और उसका इफेक्ट आज भी देखने को आराम से मिल जाता है, ठीक है? कास्ट टैबूज, उन्होंने कास्ट टैबूज बनाए कि भाई जो है पंडित या क्षत्रिय और ये सब जो है लोगों को परेशान करते हैं, हो सकता है करते हो बिल्कुल, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को बनाया, इस चीज़ को शुरू किया कि पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया और आज भी हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं, ठीक है? सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस ये भी शुरू किया, बल्कि उन लोगों में तो बहुत ज़्यादा होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये चीज़ें करके उन्होंने एक तरीके से हमारे लोगों को हमारे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की और अपने आप को ऊपर बताने की कोशिश की और इससे क्या होगा, इससे बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग समझते हैं कि ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं या इन लोगों के जो पॉलिसीज़ हैं, इन लोगों के जो कर्म हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम उसकी ओर बढ़ें, ठीक है? इन लोगों की तरह काम करने की कोशिश करें, तो हम भी इनकी तरह बढ़ पाएँगे, ठीक है? अच्छा, तो ब्रिटिश रूल मेरे को लगता था कि ब्रिटिश रूल क्या है? ब्रिटिश रूल यहाँ पे सिविलाइज़ करेगी लोगों को, ठीक है? जो बर्बर लोग हैं, जो असभ्य लोग हैं, इंडियंस उसके अकॉर्डिंग, उसको वो सिविलाइज़ करेगी, ठीक है? दिस इज़ इट वाज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज़ इन इंडिया। उसका मतलब था कि ये इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है कि यूरोपियन मैनर आर्ट को यहाँ पे लाया जाए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट, उसने सजेस्ट किया क्या कि ब्रिटिश शुड कनकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है? लोगों की खुशी के लिए, लोगों को बुद्धि बढ़ाने के लिए, ठीक है? उनको बुद्धिजीवी बनाने के लिए उसको जो है ब्रिटिश को जो है पूरी की पूरी टेरिटरीज इंडिया की कैप्चर करनी चाहिए, कनकर करनी चाहिए, जीतनी चाहिए। वो सब टेरिटरीज उसके अंडर में आ जाएंगी तो वो अपनी पॉलिसीज हर जगह इस्टेब्लिश कर पाएगा और लोगों को पढ़ा लिखा करके बढ़िया बना पाएगा। तो पढ़ाना लिखाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं आप, उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है? और इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, है ना? उसको लगता था कि इंडिया जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती है बिना ब्रिटिश हेल्प की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा देखिए, इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है? तो इसमें उन्होंने मतलब सारी फोर्सेस जो है अप्लाई करी यहाँ पे प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के लिए। इस पीरियड को ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस द पीरियड। उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल से पहले जो है वो पीरियड कैसा था, डार्कनेस का पीरियड था। लेकिन क्या ये वाकई सच मान सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि गुप्त डायनेस्टी गोल्डन एरा कही जाती है इंडियन हिस्ट्री की, और उस टाइम वाकई वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट इंडिया का था, ठीक है? अच्छा, इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू मुस्लिम, क्या हम कह सकते हैं, है ना? तो डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, है ना? क्या हम किसी पीरियड को हिंदू मुस्लिम पीरियड कह सकते हैं? बिल्कुल कह तो नहीं सकते, क्योंकि एक पीरियड था, लेकिन फिर भी मतलब ये आता है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसमें हिंदूज का ज़्यादा रोल रहा है। लेकिन क्या वाकई हर जगह हिंदू रूलर ही रहे हैं? बिल्कुल नहीं रहे हैं, कहीं पे बौद्ध रूलर्स भी रह चुके हैं, ठीक है? कई रूलर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, ठीक है? अलग अलग टाइप के रूलर, साउथ में आप चले जाएं तो वो अलग रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है? वो हिंदूज नहीं थे।
लेकिन फिर उसके बाद मिडवल में आते हैं, तो मिडवल में भी सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम नहीं थे। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदू रूलर्स भी कई जगह पर थे, राजपूत रूलर्स थे, ठीक है। तो कोई ऐसा एरा नहीं होता कि सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम थे या सिर्फ हिंदू ही हिंदू रूलर्स थे, ऐसा नहीं था। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सोसाइटी में हम नहीं बांट सकते, हिंदू मुस्लिम हिस्ट्री नहीं बांट सकते हैं। फिर भी एक जनरलाइज, मैंने बताया ना कि पीरियड को जनरलाइज करते हैं लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से अक्सर ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? क्यों करना चाहिए, है ना? क्यों करेंगे? बिल्कुल वही बताने के लिए कि भाई किस तरीके के धर्म, अगर हम धर्म को इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे तब ये चीज़ हमें बतानी ज़रूरी हो जाएगी। तब हम कहेंगे कि देखिए इस टाइम हिंदू रूलर्स हुआ करते थे तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, इस टाइम मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे तो ये बढ़िया बढ़िया उन्होंने किया, ठीक है, इतनी चीज़ें को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। तो हम गुणगान करने में लग जाएंगे धर्म के अकॉर्डिंग। हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि रूलर्स ने क्या किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, बिल्कुल मतलब नहीं है। हम क्या करने लग जाएंगे, धर्म का गुणगान करने लग जाएंगे, ठीक है, कि क्योंकि वो हिंदू रूलर था इसलिए उसने अच्छा किया। या मुस्लिम्स कहेंगे क्योंकि वो मुस्लिम रूलर था इसलिए उसने इतना अच्छा किया, है ना। तो वो चीज़ आ जाती है, तो एक एक मतलब मतभेद बन जाता है, वो गलत है, ठीक है। तो धर्म के अकॉर्डिंग हम किसी भी रूलिंग पार्ट को नहीं बांट सकते हैं, ठीक है, बांटना भी नहीं चाहिए। To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really। बिल्कुल, क्यों करते हैं हम ऐसा? अभी तो मैंने आपको बताया ना कि हमें लगता है कि जो दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो दूसरे लोग जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं। होते गए कि जब ब्रिटिश एक सेकेंड, मूविंग अवे विद ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हम आगे जाएं तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डिवाइड किया है पूरे क्लासिफिकेशन को एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स, है ना, इसका भी अपनी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस पीरियड में? दैट इज, देखिए ये कहा गया था कि एंशिएंट मिडवल में उतने ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं हुए हैं जितना मॉडर्न में हुआ था, लेकिन यानी कहने का मतलब था कि मॉडर्निटी, है ना, मॉडर्निटी जिसके अंदर साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, मिडवल, इन सब जैसे बढ़िया फैक्टर्स शामिल किए गए थे। क्या ये सारी चीज़ें एंशिएंट या मिडवल में नहीं थी? ठीक है, बिल्कुल थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मॉडर्निटी जितनी थी ना वो सबका सब मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में आया, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश रूल पीरियड को कहा गया है एक तरीके से, ठीक है। एंशिएंट मिडवल तो नॉर्मल था, ठीक है, और उसके बाद जो आता था वो ब्रिटिश का था, जिसको जेम्स मिल ने बांटा था, ठीक है। लेकिन उसी पीरियड को जो है मॉडर्न पीरियड कहा गया, मॉडर्निटी के लिए उसको बताया गया। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या होता है कि मिडवल वाज अ टर्म, ऐसा माना जाता था, मिडवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, है ना। मिडवल वो पीरियड है जिसमें इस तरीके की मॉडर्न जो सोसाइटी थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन इसको हम समझें अगर, तो क्योंकि जिस फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, मिडवल, इक्वलिटी वगैरह की, तो क्या वो थी ब्रिटिश टाइम में? बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। वो ब्रिटिश टाइम में थी ही नहीं, नहीं, ठीक है। ब्रिटिश रूल में पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, ना तो उनके पास उस पीरियड में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस थी। तो किस तरीके की मॉडर्निटी है ये? कोई मॉडर्निटी थोड़ी ना हुई, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश पीरियड जो है एक मॉडर्न मॉडर्न पीरियड माना जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, बस वो क्योंकि यहाँ पे रूल कर रहे थे, उस रूलिंग पार्ट को जो है कॉलोनी कहा गया, तो इस तरीके के जो पीरियड है उसको इंडियन हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल पीरियड बोला है, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय कॉलोनियल? तो कॉलोनियल क्या होता है ना, जब कोई दूसरे देश में या दूसरे के यहाँ पर जाकर के अपना रूलिंग अथॉरिटी बना रहा होता है, स्टेब्लिश कर रहा होता है, और उसमें वो लोग ग्रुप बना करके रूलिंग कर रहे होते हैं, दैट इज नॉन एज व्हाट कॉलोनी है। और इस तरीके का जो सिस्टम रहता है उसको कॉलोनियल कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है कि ब्रिटिश केम टू conquer the India, conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स एंड राजाज, ठीक है। लोकल जो नवाब राजा थे उन लोगों को हराते हुए, उनको मतलब अपने अंडर लेते हुए
उन्होंने रूल करना शुरू किया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल पाया पूरे इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे। कलेक्टेड रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, ओमिट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस। ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूस कराए क्रॉप से जो वो चाहते थे कि उसका एक्सपोर्ट किया जाए, जैसे इंडिगो है ना, हमने देखा है इंडिगो के लिए वो खेती करने के लिए जबरदस्ती कहते थे। तो हम यहाँ पे समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कंसिक्वेंस, जिसका ये रिजल्ट आया है ना उसको हम समझ पाएंगे। तो यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट्स। ठीक है, जो उन्होंने जो है वैल्यू और टेस्ट में डिफरेंसेस लाए हैं, कस्टम्स प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस लाए हैं। यहाँ का पहनावा, यहाँ की सभ्यता उन लोगों को पसंद नहीं थी, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर बारबेरियंस। ठीक है, बर्बर लोग हैं। तो उसके लिए उसको चेंजेस करने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की और उन्होंने किया भी। ठीक है, जब सब्जुगेशन जो है ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, ये लाइन ज़रा याद रखेंगे कि व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रिफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन। तो इस पीरियड को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, जब कोई दूसरी अथॉरिटी या कोई दूसरा देश या कोई भी है ना, कोई दूसरी अथॉरिटी आकर के किसी दूसरी जगह का कस्टम्स को, इकोनॉमिक को, सोशल कल्चरल चेंजेस को, इन सबको चेंज करके अपनी रूलिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश करती है। उस पार्ट को जो है, उस चीज़ को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कॉलोनाइजेशन कहते हैं तो इस तरीके के पार्ट को यहाँ पे उन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ डू वी नो में हमें देखना है कि भाई हम किस तरीके से, कैसे हमें साक्ष्य मिलते हैं, किस तरीके से हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, कैसे हम समझ पाते हैं कि भाई जो एविडेंसेस होते हैं किस एविडेंस का हमें यूज़ करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो हम हर एविडेंस का तो यूज़ नहीं कर सकते ना, हो सकता है कुछ फेक हो, कुछ गलत हो, है ना। तो हम अक्सर उन एविडेंस पे यकीन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट से पर्सन ने, किसी ने लिखी हो या इम्पोर्टेंट अथॉरिटी ने लिखी हो। तो उस इम्पोर्टेंट अथॉरिटी को हम क्या कह सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट खुद अथॉरिटी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की भी अथॉरिटीज, यानी उस टाइम जो किंग्स वगैरह दूसरे हुआ करते थे, उनके पर्सन ने भी, उनके भी सभागारों ने भी, उन्होंने भी जो है अलग अलग अपने रिपोर्ट्स बनाए होंगे, उन रिपोर्ट्स को ले सकते हैं। अलग अलग धर्म गुरुओं ने, मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना पूरा एविडेंस उन लोगों ने लिखा ही है। ठीक है, तो उसको चेक कर सकते हैं। तो क्या इनसे हमें किसके बारे में पता चलेगा, जो लिख रहा है ना वो अपने ही बारे में एक तरीके से लिख रहा होगा। जैसे अंग्रेज अथॉरिटी की बात करें, गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए ही होंगे, है ना, कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया, है ना, क्या क्या चीज़ें रहीं, गवर्नमेंट को किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसने उसने किस तरीके से टैकल किया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताया जाएगा। उसमें हो सकता है इंडियंस की बुराई की गई हो, ठीक है, बिल्कुल की गई है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब उसको अगर हम नहीं चाहते तो फिर हम लोग अब उससे क्या होता है, उससे इंडियंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता चलेगा। मेनली किसके बारे में पता चलेगा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, है ना, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, उन सब के बारे में पता चलेगा। तो इंडियंस ने क्या किया ये कौन बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा है, अभी हम बोले इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा है, उनकी किताबें, या गांधी जी, नेहरू जी और बाकी लोगों ने भी जो जो बुक्स लिखे हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि क्या उस टाइम लोगों की सिचुएशन रही होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए बड़े बड़े क्रांतिकारियों की बात। तो क्या उससे एकदम छोटे तबके के लोगों का पता चल जाता है, बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है, अगर हम बात करें धर्म गुरु वगैरह लोगों ने जो लिखे होंगे, ठीक है, तो वो अपनी धार्मिक पुस्तकों में लिखे हैं। अब उससे क्या है, उससे उस सिस्टम का पता चलता है कि धर्म के मामले में किस तरीके की सिचुएशन उस टाइम हुआ करती थी। ठीक है, तो वो सब पता चलती हैं, उससे भी हमें एकदम छोटे तबके का नहीं पता चलता। और छोटे तबके का पता वाकई हम देखें तो पता नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए किसी ने लिखा नहीं है, वो एक मिक्स्ड तरीके से लिखा गया है। थोड़ा सा अंग्रेज रिकॉर्ड में, मतलब ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, थोड़ा सा क्रांतिकारियों के रिकॉर्ड्स में, इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके एक इमेज हम बना सकते हैं। बाकी एकदम पर्टिकुलर नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि जो छोटे ही तबके के लोग थे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो पेजेस और बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर पाएँ, उतना लिख पाएँ। ठीक है, तो क्योंकि उनके लिए किसी ने लिखा नहीं, इसलिए हमें एकदम अच्छी नॉलेज उनके बारे में नहीं पता चलती है, उनके जीने खाने का तरीका और बाकी कुछ। लेकिन जो भी है, एक ओवरऑल हम जनरलाइज करके चल रहे होते हैं।
ठीक है, तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम किस किस रिकॉर्ड को उठा के देखें। चेक करते हैं ये। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं ये भी, है ना। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ब्रिटिश को ये लगता था, ब्रिटिश ने रिकॉर्ड्स क्यों रखे भाई, ब्रिटिश को ये लगता था कि जो रिकॉर्ड्स होता है ना उसको रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे चल करके वो काफ़ी यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। जो एवरी, ये देखिए आप, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, decision, agreement, investigation had to be clearly written up, है ना। Once this was done, things could be properly studied and debated, ठीक है। तो एक बार अगर इसको नोट कर लिया जाएगा, इसको लिख लिया जाएगा, तो आसानी से इस पे पढ़ा जा सकता है, इस पर डिबेट की जा सकती है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश का मानना था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिश को लगता था कि यहाँ पे लोग अनपढ़ हैं या बर्बर टाइप के हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड्स नहीं लिखे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कई सारे रिकॉर्ड्स हमें पुराने भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड्स को रखना चाहते थे। ये भी क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि भाई ब्रिटिश रिकॉर्ड्स रखने में उनको क्या इंपॉर्टेंस नज़र आती थी, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है, उनको लगता था कि ये रिकॉर्ड्स जो हैं बाद में हम इस पर स्टडी कर सकते हैं, इस पर डिबेट की जा सकती है, ठीक है। इससे हम समझ करके आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, है ना। अब क्योंकि उनको लगता था कि केयरफुली उनको रखना चाहिए, तो ऑब्वियसली कैसे रखेंगे, उसके लिए रिकॉर्ड रूम बनाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अक्सर जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं वो भी एक तरीके से वहीं का एक स्ट्रक्चर उठाया हुआ है, उसी का, है ना। तो जितने सरकारी ऑफिसेज होते हैं सब में जो है रिकॉर्ड रूम उनके साथ अटैच्ड रहेगा, ठीक है। ये देखिए, सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चाहे वो किसी का भी ऑफिस हो, विलेज का तहसीलदार का ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, कमिश्नर्स ऑफिस हो, कुछ भी रहे, सबके साथ जो है एक अर्काइव या रिकॉर्ड रूम अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि लेटर एंड मेमोज that moved from one branch to the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। देखिए, यही रीज़न है जो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग, 18th सेंचुरी के एंडिंग हम बोले हैं, तो उस टाइम जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह इधर उधर गए, जो भी लेटर्स वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र किए गए या भेजे गए, वो आज भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि आर्काइव्स थे, ठीक है, रिकॉर्ड रूम्स थे, तो इतनी आसानी से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, तो आज भी हमें अवेलेबल हो जाती हैं। ये इसका एक फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो पूछा जा सकता है एडवांटेज क्या हुई इसकी, एडवांटेज यही है, ठीक है। अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट। अब क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं रह सकती, वो ख़राब भी हो गई, तो ख़राब हो इससे पहले उसको कॉपी कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे है कि भाई 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही उसको केयरफुली कॉपी कर लिया गया था और ब्यूटीफुली रिटन बाई कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने की वजह से आगे भी वो चलता रहा, फिर बाद में और ख़राब हो इसके पहले ही उसको प्रिंट कर लिया गया, ठीक है। तो आज भी ये रिकॉर्ड्स आसानी से हमें अवेलेबल हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, देखिए, सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट। हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ से हमें रिकॉर्ड्स आसानी से मिल सकते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज द सर्वे। तो सर्वे जो हुआ करते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश का काम क्या था, वो लोग सर्वे कराना चाहते थे। उनका एक मानना था कि किसी कंट्री में रूल करो, उनका क्या, ये वैसे सही होती है पॉलिसी कि किसी भी कंट्री में रूल किया जाए, सबसे पहले उसके ट्रेडिशन को, उसके कल्चर को, उसकी सारी नीतियों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज वी कांट रूल प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने जो है सर्वे कराने शुरू किए। सर्वे के बेसिस पर कि मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने की एज कितनी कितनी है, ठीक है, इस बेसिस पर सर्वे होना शुरू हुए। और भी चीज़ों पे, जोग्राफिकल एरियाज पर सर्वे होना शुरू हुए, किसके खेत कितने हैं, ठीक है। तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग रेवेन्यू सेट करना था उन लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। देखिए, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही कॉमन थी और ये बहुत ज़रूरी भी थी, और आज भी ऑब्वियसली सर्वे होता ही होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश का ये मानना था कि अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। अभी मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का एक तरीके से सर्वे किया गया था, है ना। पेड़ पौधे, फील्ड्स, पहाड़, है ना, कहाँ कहाँ पे कितने हैं क्या नहीं है, हर चीज़ को। अभी हिमालय वगैरह की हम बात करें, एवरेस्ट वगैरह का, तो उसको भी जो है अ, उसकी जो हाइट वगैरह है वो सब भी उसी टाइम में नापी वगैरह गई थी, ठीक है। उसको मेजर वगैरह उसी टाइम में लगभग किया गया था, ठीक है।
एक मिस्टर एवरेस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये एवरेस्ट का जो चोटी है ना उसको नाम दिया गया है। क्या? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, सर्वेज इस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी तो हम खुद भी समझ सकते हैं सर्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, बोटानिकल सर्वे हुई हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज हुए थे, आर्कोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं, फॉरेस्ट सर्वेज हुए हैं। हर तरीके की सर्वे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो चीज़ है। अच्छा, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताने जाने चाहिए या नहीं बताए जाते हैं? तो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अंग्रेजी रिकॉर्ड्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें खास तौर पे अंग्रेजों की बात कही जाएगी और भारतीयों को कहीं भी उसमें मेंशन किया गया रहेगा तो उनको हो सकता है कि अच्छे तरीके से मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे किसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ तो उस प्रोटेस्ट को वो जो है विद्रोह, एक अलग तरीके के विद्रोह के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कोई अलग तरीके का उसको रूप दिया जाएगा ना, आतंक, टेरर का चेहरा बताया जा सकता है। तो कुछ भी एक गलत लोगों के बीच में धारणा बनाने के लिए उसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उल्टी सीधी बातें लिखी जा सकती हैं। अब अगर उसको पढ़ा जाए तो फिर आगे हमारे माइंड में क्या आएगा, जैसे कई बार, अभी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ किताबों में भगत सिंह वगैरह को जो है टेरर का चेहरा बताया गया था, लेकिन वो बाद में सुप्रीम कोर्ट वगैरह का ऑर्डर आया तो उस पे उसके बाद क्रांतिकारी बताया जाने लगा, है ना। रेडिकलाइजेशन के लिए उन लोगों को माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, रेडिकलाइजेशन तो नहीं कर रहे थे, ठीक है। किसी भी अटैक की वजह से कोई खास जान नहीं ली उन्होंने, हाँ बस दो चार जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही परेशान किया हुआ था तो ऑब्वियसली उनको मारना ज़रूरी समझा उन लोगों ने। खैर, अपना अपना तरीका था लड़ने का उस टाइम, है ना। कुछ मॉडरेट पार्टी थी, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग भी थे, तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अगर हम चेक करेंगे तो लोगों को इंडियंस की जो है काफ़ी बुराइयां या कुछ गलत उनके बारे में लिखा गया होगा, बिल्कुल। और उससे एक अलग ही रिकॉर्ड्स, एक अलग ही थॉट हमारे माइंड में आ सकती है। तो हम जो हिस्ट्री लिख रहे होंगे वो एक अलग दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उस रिकॉर्ड को लेना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, मतलब उसको लिया भी जाए तो काफ़ी सावधानी से उसको चेक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का लेने का यही नुकसान है कि क्योंकि वो लोग अंग्रेजी ऑफिसर्स थे, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखेंगे ना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन को समझें और लिखने लगें तो फिर हिस्ट्री जो है, जो हम इंडियन हिस्ट्री लिखना चाहते थे, इंडिया के अकॉर्डिंग लिखना चाहते थे, अपने लोगों के अकॉर्डिंग लिखना चाहते थे, वो जो है अल्टीमेटली उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंसेस आ जाएंगे, ये चीज़ है। अच्छा, ये देखते हैं हम ज़रा। देखिए, उन लोगों ने वही चीज़ लिखी होगी जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, है ना, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। देखिए, these records do not always help us understand what other people in the country felt, है ना। बाकी लोगों को क्या मन था, बाकी लोग क्या समझते सोचते थे, उनके बारे में वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कि लोग परेशान भी थे, लोगों ने अंग्रेजों के साथ कितना मतलब सही व्यवहार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, है ना, कि गांधी जी का एक था ना कि जियो और जीने दो, कि आप भी लोग यहाँ पे रहें और हमें भी यहाँ पे शांति से रहने दें, लेकिन ऐसा तो नहीं किया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में तो नहीं लिखा होगा ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। देखिए, फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। अब क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या चेक करें? हम नॉर्मल लोगों की या इंडियंस के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो हम क्या चेक करें? ब्रिटिश रिकॉर्ड से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या चेक करें? हम लोगों को वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, जैसे भगत सिंह वगैरह की डायरीज मिल जाएंगी, गांधी जी की मिल जाएंगी, नेहरू जी की मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन सब की डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, है ना, ट्रेवलर्स, जो दूसरे ट्रेवलर्स आया करते थे, ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो सब, हाँ, पॉपुलर बुकलेट्स जो कि लोकल बाजार वगैरह में बिका करती थी, एज प्रिंटेड स्प्रेड, है ना। जब प्रिंट बढ़ना शुरू हुआ, जब मतलब प्रिंट वगैरह आ गया था। अच्छा, प्रिंट का यहाँ पे भारत में जो है शुरू किसने किया था? जेम्स हेकी ने, ठीक है, याद रखेंगे, जेम्स हेकी, हाइकी भी लोग बोलते हैं। अच्छा, तो न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, ठीक है। तो जब न्यूज़पेपर्स वगैरह जब आने लगे तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो अक्सर गवर्नमेंट की खामियां भी बताते हैं,
ठीक है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने क्रिएट करनी थी उन सब चीज़ों को भी बताती है न्यूज़पेपर, ठीक है, निष्पक्षता से लिखी जाती है। हाँ, थोड़ा सा तो कंट्रोल बिल्कुल रहता ही है, गवर्नमेंट का रहता ही था, जब क्योंकि लोकतांत्रिक तो देश था नहीं, तो फिर भी काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर्स जो हैं गवर्नमेंट का अपोज भी करते हुए चीज़ों को लिखते हैं। तो इसमें जो है हमें नॉर्मल पीपल के बारे में जानने को थोड़ा बहुत बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रॉट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, बिल्कुल वो अपने आइडियाज़ अगर उनको बताने हैं तो वो उसके लिए भी लिखा करते थे, पोइट्स होते थे, नॉवेलिस्ट होते थे, ये सभी अपनी फीलिंग्स से अपने नोट्स में, अपने बायोग्राफीज में लिखा करते थे। तो हम उनको भी पढ़ करके ये समझ सकते हैं कि उस टाइम जो नॉर्मल इंडियंस थे उनके क्या सिचुएशन थी, उनका क्या मानना था, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज सॉरी ये सारे जो सोर्सेज हैं इनसे हमें चीज़ों को पता चलता है। देखिए ये सारे सोर्सेज जो हैं इनसे हमें किसका पता चलेगा, हमें बिल्कुल लिटरेट पर्सन का पता चलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि लिटरेट हो या पावरफुल पर्सन हो या कुछ थोड़ा बहुत भी पावर हो, पैसे पैसे में भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सब लोगों के पास इतना सोर्सेज अवेलेबल थे, लिख सकें ये लोग, ताकि ठीक है, पढ़े लिखे हुआ करते थे तो आराम से लिख भी सकते थे। लेकिन जो लोग अनपढ़ लोग रहे होंगे या जिनके पास इतना सोर्स नहीं था कि वो कागज़ पेन का यूज़ कर पाएँ, ठीक है, खरीद पाएँ उन चीज़ों को, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जो सिचुएशंस हैं वो सही तरीके से हमारे सामने उभर कर नहीं आएंगी, ठीक है। अब इन लोगों ने जो क्रांतिकारी वगैरह ने लिखा वो अपने हिसाब से लिख दिए, है ना, काफ़ी हद तक क्लोज गए, बिल्कुल गए, लेकिन इतना क्लोज नहीं जा सकते ना। कोई पर्सन अपने बारे में खुद ही लिख सकता है, कोई दूसरा उसके लिए उतना अच्छे से नहीं लिख सकता। जो कोई पर्सन जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी के बारे में उससे ज़्यादा कोई और नहीं जानेगा, दूसरी सोसाइटी का पर्सन नहीं जान सकता, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलिटरेट पर्सन रहे होंगे उन लोगों का हमें अच्छे तरीके से उनके सिचुएशन वगैरह के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो अभी उनके लिए क्या करें, तो भाई उनके लिए फिर इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें से डिस्क्राइब किया ही गया है, तो उस चीज़ों को मिक्स करके हम एक जनरलाइज वे में लेते हुए हम समझते हैं कि भाई जो इलिटरेट रहे होंगे या जो ज़्यादा गरीब लोग रहे होंगे उनका क्या सिचुएशन होती होगी। देखिए, तो ये सब है। Yet this can be done if you make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा इस चैप्टर में कि डेट्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, नॉर्मल डेट्स रहेंगी। डेट्स का इम्पोर्टेंस उनके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। फैक्ट्स चेंज होते रहेंगे तो डेट्स भी हमें अलग अलग डेट्स का यूज़ करना रहेगा, याद करना रहेगा। अगर हम बात करें साइंस की तो हमें साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए डेट्स याद करने होंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। डेट्स हिस्ट्री के सिनोनिम्स नहीं होते हैं, ना ही हिस्ट्री डेट्स की सिनोनिम्स होती हैं। बिल्कुल फैक्ट्स याद करने हैं, इसलिए हमें डेट्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, ताकि आपको नई वीडियोस, दूसरी वीडियोस इससे रिलेटेड आपको पहले मिल पाएँ। थैंक यू।